हेलो सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैक्रो इकोनॉमिक्स की आज एक ब्रांड न्यू क्लास है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 के बारे में। ये है बैंक्स से रिलेटेड। इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 ये मनी और मनी बैंकिंग मनी मार्केट से रिलेटेड थे और उनको भी अच्छे से हम लोगों ने किया है। बट इस चैप्टर के लिए एक अलग से मैंने शीट बनाई है जो कि आप सभी को मिल गई होगी, फिलहाल आप सभी के पास में होगी। कारण एक ही है कि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा विकराल रूप में आपके इंस्टीट्यूट के मैट में दिया हुआ है। काफी सारी चीजें इररिलेवेंट है, काफी सारी चीजें काफी ज्यादा मैं कह सकता हूं बहुत ही ज्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है। सो इसीलिए एक मैंने कह सकते हैं आपको बेटर मटेरियल देने के हिसाब से एक शीट दी है। वी हैव नॉट डन दिस फॉर चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 8, बट चैप्टर नंबर 7 एक एक्सेप्शन होने वाला है जहां पे हम लोग शीट के थ्रू पढ़ाई करने वाले हैं। तो पहला तो ये शीट डाउनलोड करके रख लीजिए, इफ पॉसिबल प्रिंट हो सकता है तो प्रिंट कर लीजिए, एंड देन वी विल स्टार्ट ऑफ विद दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग प्राइमरीली बैंक्स के बारे में बात करने वाले हैं। द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस चैप्टर जो है, जो कि मैं कह सकता हूं इस चैप्टर का सबसे बड़ा हिस्सा वही है, उसमें हम लोग बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स और उनके आपसी इंटरकनेक्शन के ऊपर में बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि इंडिया में किस तरह से बैंक्स ऑपरेट करती हैं, क्या क्या काम करती हैं, सेंट्रल बैंक का काम क्या है, आरबीआई किस तरह बाकी बैंक्स को रेगुलेट करती है, उन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच आई थिंक इज अ टफ पार्ट, वहां पे हम कई अलग अलग तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कवर करेंगे जो कि इंडिया और इंटरनेशनली ऑपरेट करते हैं। उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कब एस्टैब्लिश किया गया, उनके मेजर फंक्शंस या ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की दरकार रहेगी। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्लास विल रिक्वायर मच मोर अटेंशन देन द फर्स्ट पार्ट, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट दोनों के लिए ही मैं अभी से अटेंशन सीख कर रहा हूं आप सभी का। चाहता हूं कि फुल कंसंट्रेशन के साथ में आप इन क्लासेस को देखें। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 बैंक्स का, और शुरुआत करते हैं विद नंबर 1 विच इज द डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो आइए सबसे पहले कमर्शियल बैंक का डेफिनेशन शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि आप अपने इर्द गिर्द जितनी भी बैंक्स देखते हैं वो सारी की सारी कमर्शियल बैंक्स ही होती हैं। उन बैंक्स का मेन काम यही होता है कि अपने कस्टमर्स से, अपने क्लाइंट्स से कोई ना कोई तरह का डिपॉजिट ले ले, पैसे जमा करवा ले और उसी जमा किए हुए पैसे को और महंगी रेट पे लोन दे दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी बैंक में सपोजिटली एक फिक्स डिपॉजिट किया है 5 साल का, फिक्स डिपॉजिट पे आपको बैंक देगी 7% का इंटरेस्ट रेट, वहीं पे उसी फिक्स डिपॉजिट के पैसे को गवर्नमेंट किसी को लोन के तौर पे दे देगी। गवर्नमेंट नहीं, मैं गवर्नमेंट बोला, गलती हुआ, बैंक्स। यहां पे वही बैंक जिसने आपको एक एफडी पे 7% का वादा किया है, वही बैंक किसी और को यही आपका पैसा दे देगी इन फॉर्म ऑफ लोन। उस लोन पे करीब 12 से 13% वो बैंक कमाएगी। अब आप सोचोगे भैया ये बीच का 5% क्या है, तो ये बैंक का मार्जिन है। बैंक इसी मार्जिन के बदौलत अपना प्रॉफिट अर्न करेगा। इट इज नीडलेस टू मेंशन कि बैंक्स के आगे आपने वर्ड यूज किया कमर्शियल, और कमर्शियल जहां आ जाए इसका मतलब प्रॉफिट मेकिंग है ये सब बैंक्स। तो ये बात आपको क्लियर कर लेनी चाहिए, दिमाग में एकदम क्लियर हो जाओ कि बैंक्स ये वही हैं जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हो, वेदर इट बी एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोई भी तरह की बैंक जो आप अपने आसपास देखते हो, ये सारी की सारी कमर्शियल बैंक्स हैं। इनका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट बनाना, और ये प्रॉफिट बनाने के लिए इनके पास 2 ही ऑप्शंस हैं, डिपॉजिट्स कलेक्ट करना, लोन्स एंड एडवांसेस देना। इस बीच में जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल है उसी से इन लोग को प्रॉफिट मिलेगा, एंड दिस इज हाउ दे मेक प्रॉफिट, एंड इसलिए इन बैंक्स को नाम दिया गया है कमर्शियल बैंक्स। आई होप आपके सामने ये पहली सिचुएशन एकदम क्लियर है कि कमर्शियल बैंक्स एक्चुअल में होती क्या है। आइए देख लेते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा है। कमर्शियल बैंक्स में सबसे पहले मीनिंग ऑफ अ बैंक लिखा है, तो वो एकदम सिंपल बात है। अ कमर्शियल बैंक इज एक्चुअली अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। अब इसको इंटरमीडियरी क्यों बोला गया, इसके ऊपर में एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूं सिचुएशन है। इसको इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त हमने नाम लिया था कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ते वक्त। कैपिटल फॉर्मेशन में आई होप आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा दैट कैपिटल फॉर्मेशन इज एसेंशियली अ सिचुएशन और अ प्रोसेस वेयर सेविंग्स आर मोबिलाइज्ड इनटू इन्वेस्टमेंट्स। हिंदी में समझाऊं तो कैपिटल फॉर्मेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू कुछ लोग जो पैसे बचाते हैं, बैंक में जमा करते हैं, तो बैंक उस पैसे को उन लोगों को दे पाती है जिनको कोई ना कोई बिजनेस करना है, कोई ना कोई जगह पैसा इन्वेस्ट करना है। इस पूरे प्रोसेसिंग के लिए आपको बीच में एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी चाहिए, यानी कि बीच में एक दलाल चाहिए, जो दलाल इस पैसे को यहां से वहां ट्रांसफर करे, या सीधा सीधा कहूं तो सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट्स में तब्दील करे।
इस सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में तब्दील करने को ही हम बोलते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट्स। और ये काम करने के लिए जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी निर्धारित है वो और कोई नहीं, यही कमर्शियल बैंक्स हैं। एंड इसलिए इसके लिए नाम लिखा है दैट दीज आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो यहां पे बोला ये वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जिनका पहला काम है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, यानी कि अगर आप किसी बैंक में जाकर के पैसे जमा करना चाहोगे तो वो मना नहीं करेंगे, वो बोलेंगे हाँ सर जमा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में अच्छा ये जमा कौन कर रहा है? जिसके पास ज्यादा पैसा है। जिस किसी के पास में सरप्लस है वही तो जमा कर पाएगा ना। सो एक इकोनॉमी में कुछ यूनिट्स है जिनके पास में पैसा अधिक है और कुछ यूनिट्स है जिसके पास पैसे की कमी है। तो बैंक का काम यही है जिसके पास ज्यादा है उससे डिपॉजिट रिसीव करना और जिसके पास कम है उसको लेंड करना। लेंडिंग दीज फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू डेफिसिट यूनिट्स, यानी कि उन पार्टिसिपेंट्स को ये लोन देते हैं जिनके पास में पैसे की कमी है। इस पूरे डेफिनेशन को देयर बाय वी विल से इट इज अ कमर्शियल बैंक। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर कोई भी आपसे कभी भी पूछेगा भाई कमर्शियल बैंक क्या होता है, तो उसको बताना ये क्या करती है, उसी से इसका डेफिनेशन बनेगा। पहला समझाना कि कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, यानी कि ये दो लोगों को आपस में मिलाता है, ये दो यूनिट्स को आपस में इंटरैक्ट करवाता है, नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब ये दो यूनिट्स क्या है? एक यूनिट इसमें से है सरप्लस यूनिट और एक है इसमें डेफिसिट यूनिट। सरप्लस यूनिट वो है जिसके पास में पैसा अधिक है और डेफिसिट यूनिट वो है जिसके पास में पैसे की कमी है। इनका काम यही है कि जिसके पास ज्यादा है उससे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और जिसके पास कम है उसको पैसे दे देना, लेंड करना। और ये पूरा जो काम किया जा रहा है ये किसके द्वारा किया जा रहा है? एक कमर्शियल बैंक से। यहां पे प्रॉफिट मेकिंग वगैरह की बात नहीं आई, आई एम श्योर आगे जरूर आएगी, ठीक है। आइए फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक देखें। नाउ सिंस हम लोग बैंक्स जाते हैं, मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूं कि हम लोग बैंक्स जाते हैं, तो आपको इन फंक्शंस को एक भी मिनट नहीं लगेगी एक्सेप्ट करने में। आप नाम सुनोगे आप बोलोगे हाँ ये बैंक में होता है। जैसे कि नंबर 1 है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। अगर आप बैंक में कोई भी तरह से रुपया जमा करना चाहते हैं तो क्या बैंक आपसे पैसे लेगी कि नहीं लेगी? लेगी, ये उसका एक फंक्शन है। दूसरा, आप बैंक से अगर लोन लेना चाहते हैं तो क्या बैंक आपको लोन भी देगी? हाँ, वो भी इनका काम है, एडवांसिंग ऑफ लोन्स। नंबर 3 है क्रेडिट क्रिएशन। अब ये थोड़ा हाई फाई चीज है, इसमें कंसंट्रेट करना आपको, ठीक है, बहुत जरूरी है। ये वाला पॉइंट मैं एकदम खुल के समझा रहा हूं, प्रोबेबली इतना जितना आपने आज तक कभी सुना नहीं होगा, इसीलिए थोड़ा सा कान खुला रखिए, ठीक है। एंड अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा सिचुएशन पे। सिचुएशन क्या है मैं समझाता हूं कि सपोजिटली अपने यहां पे जो सेंट्रल बैंक है वो है सर आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अपनी आरबीआई ना कुछ पैसे छापती है, आपको ये ऑलरेडी पता है दैट इट कैन प्रिंट मनी, करेक्ट ना। जो पैसा आरबीआई प्रिंट करती है उसको हम आज से हमेशा के लिए याद रखेंगे एज हाई पावर्ड मनी। क्या बोलेंगे इसको हम? हाई पावर्ड मनी। क्लियर है? तो आरबीआई जो पैसा छापती है वो है हाई पावर्ड मनी। मैं अज्यूम करता हूं कि आरबीआई ने एक 2000 रुपए का नोट छापा। क्लियर है? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर आरबीआई 2000 रुपए का एक नोट छापता है तो ओवरऑल अपने इंडियन मार्केट में मनी सप्लाई कितने रुपए से बढ़ेगा? फिर मेरा सवाल समझिएगा, आरबीआई ने 2000 रुपए का एक ब्रांड न्यू नोट छापा है। वो ब्रांड न्यू नोट 2000 रुपए का छपने के बाद में इंडिया में मनी सप्लाई कितने से बढ़ने वाला है? आपका ऑप्शन नंबर ए है 2000 रुपया, ऑप्शन नंबर बी है 2000 से ज्यादा। मैं सस्पेंस खोल देता हूं, इट विल बी मोर देन 2000। सीधा सीधा कहूं तो ये 2000 रुपए बहुत लोगों के हाथ से पास होने वाला है, बहुत बार बैंक में जमा होगा, बहुत बार बैंक से वापस निकलेगा। कैसे समझाता हूं? सपोज करो ये 2000 का लोन शुरुआत में, या 2000 की सपोज करो ये कमाई हुई किसी की, ठीक है। सपोज करो किसी आदमी की, मिस्टर ए की कमाई हुई। इस 2000 से ये क्या करेगा? ये जाके उसको बैंक में ही तो जमा करेगा ना। तो एक बैंक डिपॉजिट हो जाएगी कितने रुपए की? 2000 रुपए की। बैंक क्या करेगी पता है? इसी 2000 रुपए में वापस एक लोन इशू कर देगी। लोन इशूड 2000 रुपए का, ठीक है। मैं सिंपल रख रहा हूं, एक बार बीच में कुछ भी कैलकुलेशन में और नहीं ला रहा हूं। 2000 रुपए जो बैंक में जमा हुए, बैंक ने वापस वही लोन दे दिए 2000 रुपए। ये सपोज करो चले गए
बी के पास में। लोन लिया किसने? बी ने। बी ने लोन लिया और लोन लेकर के बी ने भी ये पैसे सपोजिटली खर्च करके मिस्टर सी को दे दिए। कोई चीज पे खर्चा किया और वो पैसा चला गया मिस्टर सी के पास। मिस्टर सी वापस इसी पैसे को अगेन कोई बैंक में डिपॉजिट कर देंगे और ये बैंक डिपॉजिट फिर 2000 रुपए का हुआ और फिर इस बैंक डिपॉजिट से कोई और को लोन मिल जाएगा। यानी कि ये कहानी चलती ही जाएगी। शुरुआत में आरबीआई ने 2000 रुपए इशू किया, ये बात मैं मानता हूं, उसे हम कहते हैं हाई पावर्ड मनी, मैं ये भी मानता हूं। पर क्वेश्चन ये है कि जितने का नोट इशू हो क्या उतने से ही मनी सप्लाई बढ़ती है क्या? जवाब है नहीं। मनी सप्लाई डिपेंड करती है कि आरबीआई कितने नोट छापा प्लस कमर्शियल बैंक्स ने कितने दफा इस पे लोन इशू किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आरबीआई के द्वारा प्रिंट किए हुए मनी को हम कहते हैं हाई पावर्ड मनी, उसी तरह कमर्शियल बैंक्स की तरफ से मनी सप्लाई बढ़ाने को हम कहते हैं क्रेडिट मनी। क्या कहते हैं? क्रेडिट मनी। यानी कि मनी सप्लाई अगर हम इंडिया की बात करें तो इसमें दो जन हैं जो मिलकर के इंडिया की मनी सप्लाई को संभालते हैं। पहला है आरबीआई जो हाई पावर्ड मनी प्रिंट करता है और बाद में है कमर्शियल बैंक जो इसी पैसे को बार बार सर्कुलेट करके इसकी वजह से मनी सप्लाई इंडिया में बढ़ाता है। इस पैसे को हम कहते हैं क्रेडिट मनी। इन दोनों को जब जोड़ते हैं तब जाकर के आता है मनी सप्लाई। और मेरा आपसे सीधा सीधा कहना यही है कि कमर्शियल बैंक्स का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो क्रेडिट क्रिएट करे। क्रेडिट क्रिएट करने का मतलब यही होता है कि डिपॉजिट्स वसूले और लोन की तरह दे, डिपॉजिट ले लोन दे। ये काम जब वो बहुत बार करेंगे तो जो शुरुआत में हाई पावर्ड मनी इतना सा ही इशू हुआ था उसका एक्चुअल में इकोनॉमी में इंपैक्ट इतना आ जाएगा। और ये इंपैक्ट आया क्यों? क्योंकि बैंक्स ने क्रेडिट क्रिएट किया। क्रेडिट को आमतौर पे हम लोग लोन्स भी बोलते हैं, ठीक है? तो बेसिकली यहां पे यही कहना जा रहा है कि क्रेडिट क्रिएट कीजिए, यानी कि लोन दीजिए। जितनी बार बैंक्स इस 2000 रुपए पे लोन देती जाएगी उतना मनी सप्लाई बढ़ते जाएगा। और इसीलिए यह भी बैंक का एक बहुत बड़ा फंक्शन है। यानी कि एकदम सीधा सीधा कहूं तो आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए, मान लो अगर 10,000 रुपए से मनी सप्लाई बढ़ानी है तो आरबीआई 10,000 रुपए नहीं छापेगी, वो तो कम ही रुपए छापेगी, बाद बाकी काम बैंक्स कर देगा उसके लिए। और यही बैंक का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसे हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। आई होप ये आपको सिचुएशन पूरी अच्छे से समझ में आई। मैं फिर से दोहरा देता हूं, बैंक आरबीआई बैंक सिर्फ 2000 रुपए एक बार छापी, लेकिन बैंक्स बार बार उस पर डिपॉजिट रिसीव करती हैं, वापस उसको लोन की तौर पे देती हैं। ये सिलसिला काफी बार चलते रहता है। यानी कि इकोनॉमी में इस 2000 रुपए सिर्फ एक आदमी के हाथ में आकर के नहीं रहे, कई लोगों के अकाउंट से होते हुए गए हैं, जिसके वजह से इकोनॉमी में जो सप्लाई ऑफ मनी है वो काफी बढ़ जाती है। ये जो रिजल्टिंग बढ़त आया है ये क्रेडिट मनी होता है, और जो शुरुआत में नोट छपा था वो था हाई पावर्ड मनी। इन दोनों को मिलाते हैं तब आता है मनी सप्लाई। एंड ये क्रेडिट मनी का क्रिएशन करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कमर्शियल बैंक्स का है। थोड़ा ज्यादा हो गया मैं जानता हूं, बट आई होप ये एनरिचिंग कॉन्सेप्ट आपको और बेहतर करेगा इन योर मैक्रो इकोनॉमिक पार्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज फैसिलिटेशन ऑफ पेमेंट्स। वो तो है ही सर, आपको किसी को पेमेंट करना है तो बैंक की तरफ से आप पेमेंट कर सकते हैं, किसी को पैसे ट्रांसफर करना है तो कर सकते हैं। एजेंसी फंक्शंस, एजेंसी फंक्शंस है मतलब यहां पे बैंक आपके लिए कई काम करके देता है। जी हां, कई काम करके देता है। इन द सेंस एकदम सिंपल अगर मैं उपाय बताऊं तो आज आपके पास में कोई चेक आया तो चेक आप बैंक में प्रेजेंट करते हो, बैंक वाला ही तो उस चेक के लिए सामने वाली बैंक से अप्रोच करके उससे फंड क्लियर करके आपके अकाउंट में डालता है, कि आपको दौड़वाता है कि जाओ अब उस बैंक में जाओ वहां जाके काम करो। नहीं, ऐसा नहीं है। बैंक वाला आपको एक एजेंट के तौर पे सर्व कर रहा है। यहां पे और भी कई सर्विस होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको डिविडेंड जब रिसीव होता है किसी भी कंपनी से, डिविडेंड अपने आप आपके खाते में आ जाता है, अपने आप बैंक अकाउंट में आ जाता है। वहां पे भी प्रोसेस क्या हुआ? क्या आपको कोई लाइन लगनी पड़ी? नहीं, बैंक ने वही सेवा आपको दी। एक तरह से बैंक आपका नौकर, आप उसके मालिक, इसलिए वो आपका एजेंट और आप उसके प्रिंसिपल। यानी कि बैंक कई बार ऐसी सर्विसेज भी आपको देता है जहां पे टेक्निकली वो आपके स्टाफ के जैसे आपके लिए एजेंट बन के कुछ ना कुछ काम कर दे रहा है। और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के स्टैंडिंग ऑर्डर्स। अगर आपने कोई स्टैंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है बैंक को, ए मेरा बिल आएगा तो भर देना,
तो उसका मतलब क्या होता है? टेक्निकली द बैंक इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर योर बिल। आपका बिल आया, वो बिल आपका ही है, भरने की जिम्मेवारी भी आपकी है, पर उसको भर कौन रहा है? बैंक। इसके लिए जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स दिए जाते हैं वो भी आपके एजेंसी फंक्शंस में काउंट होंगे। एंड अंतिम अदर मिसलेनियस सर्विसेज, वो तो है ही सर। हम कई बार बैंक से जाकर के अपने सिग्नेचर को भी अटेस्ट कराते हैं। आपको ये बात पता थी कि नहीं? मुझे नहीं पता, बट कई बार बैंक्स में जाकर के अपना सिग्नेचर अटेस्ट कराना पड़ता है। आप जब कोई लीगल काम करना शुरू करोगे तब आपको समझ में आएगा कि सिग्नेचर अटेस्ट कराने के लिए बैंक के पास जाना पड़ता है। इस तरह के भी कई मिसलेनियस सर्विसेज हैं जो बैंक आपको देती हैं। ऑब्वियसली दे चार्ज फॉर इट, बट स्टिल सर्विस तो है जो दे रही हैं। सो दीज आर वेरियस सर्विसेज दैट अ बैंक इज गिविंग। रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो काफी सारे रोल्स हैं। वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद नंबर 1 रोल, विच इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो यहां पे सर किस तरह के डिपॉजिट एक्सेप्ट होंगे? 4 तरह के। पहला करंट डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, दूसरा सेविंग्स, तीसरा टर्म, चौथा है रेकरिंग या फिर क्यूमुलेटिव। आपको इन सभी का नाम पता है। अगर आपका एक बिजनेस अकाउंट है तो आपको एक करंट अकाउंट मिलेगा, एक करंट डिपॉजिट करने का मौका मिलेगा। करंट डिपॉजिट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, आपको शायद ये बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेविंग्स डिपॉजिट। सेविंग्स डिपॉजिट यानी कि आपका सेविंग्स अकाउंट, इस पे रफली आज के डेट पे 4 से कम ही मिलता है वैसे इंटरेस्ट, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, लगभग आपको 4% का इंटरेस्ट मिलता है। देन वी हैव टर्म डिपॉजिट्स। ये टर्म डिपॉजिट्स और कुछ नहीं सर, आपके फिक्स डिपॉजिट्स हैं। फिक्स डिपॉजिट्स पे आज के दिन 7% से कम ही मिलता है, फिर भी मैं यहां पे 7% लिख दे रहा हूं कि आपको इंटरेस्ट मिलते हैं। इंटरेस्ट बियरिंग है ये डिपॉजिट्स। एंड लास्ट आपके रेकरिंग डिपॉजिट्स। रेकरिंग डिपॉजिट्स आई वुड से 4% से 7% के बीच में होते हैं, यानी कि फिक्स डिपॉजिट से कम एंड आपके आई वुड से सेविंग से ज्यादा। सो इस तरह के डिपॉजिट्स हैं जो आप बैंक में जाकर के कर सकते हैं। इनमें से कई डिपॉजिट्स होते हैं जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, ये बात याद रखिएगा, और कई डिपॉजिट्स होते हैं जो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं। अब इनमें अंतर क्या होता है ये जान लीजिए। डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जिसको डिपॉजिट करने वाला जब चाहे उसे विड्रॉ कर सकता है। बेस्ट एग्जांपल वुड बी सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट। आज मैं अगर अपना पैसा एक सेविंग्स अकाउंट में जमा करूं, सुबह जमा करके मैं शाम को भी निकाल सकता हूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि मेरी डिमांड है, मैं निकालूंगा पैसा। सो डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब वो होता है। वहीं पे टाइम डिपॉजिट्स का मतलब ये होता है कि आपने डिपॉजिट तो किया है, पर एक नियमित टाइम के लिए, एक सीमित समय के लिए, उससे पहले आप पैसे निकालोगे तो पेनल्टी लग जाएगी। बेस्ट एग्जांपल वुड बी फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट ऐसे नहीं किया जा सकता कि सुबह किया और शाम को निकाल लिया, नहीं हो सकता। फिक्स डिपॉजिट करने के लिए आपको अगर 2 साल का किया है तो 2 साल वेट करना पड़ता है, इसलिए उसका नाम है टाइम डिपॉजिट्स। चलिए हुआ तो पहला हुआ सर बैंक का काम है डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना। सेकंड काम है लोन्स एंड एडवांसेस देना। किस तरह के लोन्स दिए जाते हैं? एक होते हैं डिमांड लोन्स, जिसको हम लोग कॉल लोन्स भी बोलते हैं। जिस तरह से डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं उसी तरह से ये डिमांड लोन्स हैं। ये वो लोन है जिसको बैंक जब चाहे वापस वसूल सकती है, इसका कोई टर्म नहीं होता। बैंक लोन देगी किसी को और उसको जब चाहेगी तब बोल देगी वापस दे दे। ये होते हैं डिमांड लोन्स या फिर कॉल लोन्स। नंबर 2 इज शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स प्राइमरीली 1 साल से कम के लोन्स होते हैं। इसमें पर्सनल लोन्स आते हैं। आमतौर पे बैंक्स पर्सनल लोन देने से पहले आपसे कुछ ना कुछ गिरवी जरूर रखवाता है। आपने बॉलीवुड मूवीज में देखा ही होगा, लोग अपने घर या फिर ज्वेलरी वगैरह गिरवी देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें शॉर्ट टर्म में एक लोन मिलता है। ऑल्दो ये आपके करिकुलम में नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल अवेयरनेस के हिसाब से मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं, एक छोटी अवधि में ही समझ लीजिए ये बात। पर्सनल लोन्स उस तरह के लोन्स है जैसे कि आपको सपोजिटली कहीं घूमने जाना है फॉरेन, तो आपने उसके लिए लोन ले लिया। आपको हनीमून पे जाना है, आपने उसके लिए लोन ले लिया, या आपकी शादी है उसके लिए आपने लोन ले लिया। ये लोन्स होते तो बड़े शॉर्ट टर्म के हैं, लेकिन इनमें इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होती है, चुभती है, दिल पे लगती है। सो कभी भी फ्यूचर में कभी भी आपको पर्सनल लोन लेने का हो, 100 बार सोचिएगा उससे पहले। ये लोन्स बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं, एंड इसीलिए सिंस मैं एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी टीचर हूं, मेरे को अवेयर करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इन चीजों को लेकर के सतर्क रहिएगा। बैंक का बिजनेस है, वो तो देगा ही इस तरह का लोन, बट इट इज अप टू यू टू डिसाइड कि इस तरह के पर्सनल लोन्स आपको लेने हैं या नहीं। नेक्स्ट है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट यूजुअली मैं कहता हूं बिजनेस हाउसेस को ही मिलते हैं, सीसी बोलते हैं इसको। कैश क्रेडिट बेसिकली एक लोन फैसिलिटी ही है। अगर आपको 10 लाख तक का लिमिट पास होया हुआ है
तो आप 10 लाख के अंदर अंदर जितना चाहो विड्रॉ कर सकते हो। आपको 4 लाख रुपए की दरकार है, 4 लाख रुपए विड्रॉ कर लो। आपको 10 लाख रुपए की दरकार है, 10 लाख विड्रॉ कर लो। अगर आपको 12 लाख की दरकार है तो नहीं मिलेगा, आपको 10 लाख की लिमिट निर्धारित कर दी गई, उतना ही मिलेगा। पर कैश क्रेडिट के पीछे जो एक फंडा है वो है कोलैटरल का। कोलैटरल का मतलब कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। आमतौर पे बिजनेस हाउसेस अपना स्टॉक गिरवी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई बहुत बड़ा बिजनेस है तो मैं अपनी इन्वेंट्री के बदौलत बैंक से जाकर के सीसी की सर्विस ले लूंगा। सीसी का मतलब एक तरह का लोन है जो बैंक मुझे दे देगा। ऑब्वियसली गिरवी रखने के तौर पे मैंने अपनी इन्वेंट्री को उस पर गिरवी रखा हुआ है। आप पूछेंगे भैया इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा इस पे? ऑब्वियसली लगेगा। गिरवी रखने का मतलब ये नहीं होता है इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। नेक्स्ट अप इज बैंक ओवरड्राफ्ट। आप सभी ने इसके बारे में सुना है। बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली होता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं तो भी आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। ऑब्वियसली बैंक ओडी की परमिशन पहले से लेनी होगी। इस पे भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, बट अनलाइक कैश क्रेडिट यहां यूजुअली कोई कोलैटरल जमा करने की दरकार नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। बट यूजुअली बैंक इतनी जल्दी बैंक ओडी देती भी नहीं है। बैंक ओडी उन्हीं को दी जाती है जिनका कोई बैंक के साथ में बड़ा फिक्स डिपॉजिट या फिर कोई बड़ा लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी अटैच किया हुआ हो। यूजुअली ऐसी प्रैक्टिस है, तो बैंक ओडी हो गया वो। एक सटल डिफरेंस है बस कैश क्रेडिट और बैंक ओडी में, कि कैश क्रेडिट में या तो रिसीवेबल्स या तो इन्वेंट्री को गिरवी रखा जाता है जो कि बिजनेस से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं। बैंक ओडी जरूरी नहीं है बिजनेसेस को दिए जाए, इंडिविजुअल्स को भी दिए जा सकते हैं, और इसके लिए इतना लंबा चौड़ा मेरे ख्याल से कोई कोलैटरल रिक्वायरमेंट नहीं होता। इंटरेस्ट इसमें भी बहुत भारी भरकम लगता है। नेक्स्ट अप है डिस्काउंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। सिंपल सा खेला है सर। लोन्स एंड एडवांसेस का डिस्काउंट करने का मतलब क्या होता है? सपोजिटली एक बैंक है, ठीक है, उनका एक क्लाइंट है ए लिमिटेड। इस ए लिमिटेड ने कहीं पे किसी को लोन दिया है, ठीक है, जिस लोन से 10 लाख रुपए आने वाले हैं 1 साल बाद। सपोज करो 1 साल बाद आने वाले हैं। यूजुअली ये सर्विस इतनी जल्दी मिलती नहीं है, लेकिन क्या हो सकता है, ये ए लिमिटेड चाहे तो इस 10 लाख के लोन को बैंक को बेच सकती है। ये जब बैंक को लोन बेचेगी तो बैंक बोलेगी मैं तुमको 9 लाख रुपए देता हूं, इसके बदले 9 लाख रुपए अभी का अभी 9 लाख रुपए लो, सलटा दो ये अकाउंट, मैं सलट लूंगा इसका लोन। तो ऐसा भी किया जा सकता है। ऐसे में आपने अपने लोन्स एंड एडवांसेस को बैंक को पहले ही सेटल करके डिस्काउंट पे थोड़े पैसे लूज करके जरूर सेटलमेंट करवा ली। यह भी एक तरह का लोन है, लेकिन इस लोन में आपको समझना पड़ेगा कि बैंक की कोई रिस्क नहीं होगी। बैंक रिस्क नहीं लेगी। अगर ये लोन कल को रीपे नहीं हुआ तो ये लोन चुकाना किसको होगा? ए लिमिटेड को। और बैंक का इधर कोई काम नहीं है। उसने शुरुआत में 1 मिलियन का या 1 लाख का आप पे चार्ज कर दिया था डिस्काउंट का, तो वो इनकी कमाई जरूर हो गई। अब पैसा नहीं आया तो आपको ही भरना है, ये नहीं भरेंगे। इस तरह की सर्विसेज बैंक देती है। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। क्लियर है? इसको फैक्टरिंग के नाम पे भी आप वर्किंग कैपिटल चैप्टर में पढ़ोगे बाद में, अभी मत उठाओ ये सब नाम, बाद में देखेंगे। एंड लास्ट है क्रेडिट कार्ड। ये तो सबको पता ही है कि क्रेडिट कार्ड इशू करने का भी काम बैंक्स का होता है। नेक्स्ट अप इज क्रेडिट क्रिएशन। बहुत हल्ला बोल चुके हैं हम इस पे ऑलरेडी। क्रेडिट क्रिएशन होता है व्हेन मनी सप्लाई ऑफ अ कंट्री इज इंक्रीज्ड बाय वे ऑफ कमर्शियल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। सिर्फ आरबीआई के नोट छापने से ही सब कुछ नहीं होता, कमर्शियल बैंक्स को भी ट्रांजैक्शन कर करके मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। एक बात जो गौर करने की है वो ये है कि ये क्रेडिट क्रिएशन का जिम्मा किसी एक पर्टिकुलर बैंक पे नहीं होता। सारी बैंकिंग इंडस्ट्री, सारी कमर्शियल बैंक्स एज अ होल इस क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को कंटिन्यू करती है। इस चीज को मैंने यहां पे क्लियरली लिखा है। इट शुड बी नोटेड दैट नो सिंगल बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट। नेक्स्ट आया एजेंसी फंक्शन। मैं आपको ऑलरेडी इसके एग्जांपल्स दे सकता हूं, दे चुका हूं इनफैक्ट। कलेक्शन ऑफ चेक्स, कलेक्शन ऑफ डिविडेंड। इसके अलावा अगर आपको कोई सिक्योरिटीज खरीदनी है तो वो भी बैंक आपके लिए करती है। इसके अलावा कई बार आपके लिए ट्रस्टी की तरह एक्ट करती है एंड कभी कभी पेमेंट भी करती है आपके स्टैंडिंग ऑर्डर्स के लिए, जैसे कि आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह वगैरह। जितने मैंने एग्जांपल्स दिए थे वो सारे आपको यहां नजर आ रहे होंगे। इन सारे एग्जांपल्स में बैंक इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर यू हु इज अ प्रिंसिपल। पांचवा रोल, अंतिम रोल है जनरल यूटिलिटी रोल। यहां पे सिंपल चीजें हैं, जैसे कि बैंक आपको लॉकर फैसिलिटी भी देते हैं।
जहां पे आप अपने कुछ कीमती सामान या कीमती दस्तावेज जमा करके रख सकते हो। इसके अलावा बैंक आपको पैसे ट्रांसफर करने में मदद करती है फ्रॉम वन बैंक टू अनदर इन योर ओन अकाउंट, ठीक है, इन योर ओन अकाउंट। इसके अलावा आप ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हो इन वन बैंक टू अनदर। अब ये किसी और का भी अकाउंट हो सकता है, खुद का भी हो सकता है, कोई मना ही नहीं है। तीसरा है इशू लेटर ऑफ क्रेडिट टू द कस्टमर्स। अब ये सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड मैटर है, ठीक है, अभी इधर डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड मैटर है और इसमें एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। एक तरह की एक गारंटी होती है जो कि जरूरत पड़ती है व्हेनेवर वी आर डूइंग एनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शन। तो इसको भी अवेल करने के लिए आपको अपने बैंक को ही अप्रोच करना पड़ता है। नेक्स्ट वी हैव एंडोर्सिंग एंड प्रोवाइडिंग गारंटी। बैंक आपके लिए गारंटी भी दे सकता है। ट्रैवलर्स चेक इशू करना, आज की डेट पे तो कम हो गया, लेकिन पहले ट्रैवलर्स चेक होते थे। आप कहीं पे घूम रहे हो, वहां पे पैसे की दरकार पड़ी तो अपनी बैंक का चेक लेकर के आप बैंक के किसी भी ब्रांच में जाकर के पैसे विड्रॉ कर सकते हो। आज तो एटीएम का जमाना है, अब इसकी दरकार ही कहां है। नेक्स्ट है प्रोवाइड फॉरेन एक्सचेंज टू द कस्टमर्स। अगर आपको डॉलर, यूरोज या फिर में और कोई करेंसी चाहिए, यू कैन अप्रोच योर बैंक। एंड लास्ट है एस्टैब्लिशिंग एटीएम्स। बैंक का यह भी काम है कि वो एटीएम को और ज्यादा से ज्यादा एस्टैब्लिश करे ताकि लोग अच्छे से कैश विड्रॉ कर पाए। नेक्स्ट अप आर प्रिंसिपल्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, यानी कमर्शियल बैंक्स को किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। पहला बात है लिक्विडिटी। उसको यह हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि डिपॉजिटर कब कितना मांगने आ जाएगा कुछ नहीं पता, पर उसको खाली हाथ भेजना नहीं है। अपने बैंक के पास में इतना लिक्विड कैश तो होना ही चाहिए कि हम अपने डिपॉजिटर्स की डिमांड कभी भी फुलफिल कर पाए। नंबर 2 है प्रॉफिटेबिलिटी। बैंक्स आफ्टर ऑल एक कमर्शियल अंडरटेकिंग है, तो प्रॉफिट मेकिंग तो इनका खून में है, इनको बनाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि बैंक इतना भी ज्यादा रिस्क ना ले कि इसका लॉन्ग टर्म में लोन चुकाने का औकात ही ना रहे। समझिए ये बात। कई कंपनियां डूब गई इंडिया में जिनका लोन वो अपना चुका नहीं पाए। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं इसमें, DHFL वगैरह कई एग्जांपल्स हैं। प्रोबेबली आप जानते नहीं हो उन कंपनियों को। अभी इन कंपनियों में यही हालत हुई। ILFS ये सब ग्रुप है, इन सब ने अपने लोन तो ले लिए लेकिन चुका नहीं पाए। इसका कारण यही हुआ कि इनकी सॉल्वेंसी पोजीशन बिगड़ गई। इन्होंने इतने लॉन्ग टर्म लोन्स ले लिए जिसको इन्होंने चुकाने की फिर इनकी एबिलिटी नहीं रही। बैंक का काम तो सोचिए यही है, लोन लेना और लोन देना। बैंक को यह इंश्योर करना चाहिए कि वो फेल ना कर जाए। बैंक डिपॉजिटर का पैसा हमेशा लौटा पाए, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, हर टर्म में। इसलिए लिक्विडिटी भी उतनी जरूरी है, साथ ही साथ सॉल्वेंसी भी जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया बैंक अगर पैसा डुबा दे तो कैसा हो। वेल, आमतौर पे बैंक डुबाती नहीं है। उसका कारण है कि देयर आर कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट्स इंपोज्ड बाय RBI। RBI स्ट्रिक्टली बैंक्स को निर्देश दे करके रखती है कि वो कितने लोन्स दे सकता है, कितने लोन्स नहीं दे सकता। RBI बहुत मॉनिटर करता है इसको। इसी चक्कर में यूजुअली बैंक्स डुबाती नहीं है पैसे। हमने हाल फिलहाल में यस बैंक के काफी किस्से सुने कि यस बैंक ऑलमोस्ट लोगों के पैसे डुबाती रही। हाउएवर उसको बचाया भी RBI ने, SBI ने, और वो कैसे बची उसके ऊपर में ऑब्वियसली एक कहानी है सुनाने को। लेकिन यस, RBI के इंटरवेंशन की वजह से ये सॉल्वेंसी के प्रिंसिपल को मीट किया जाता है। कमर्शियल बैंक के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब मैंडेटरी है भाई। नेक्स्ट अप इज सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब यही है कि बैंक जब लोन दे तो आंख बंद करके विजय माल्या, नीरव मोदी तो था ना, हाँ, इन लोगों को लोन ना दे। बेसिकली ऐसे लोगों को लोन मत दीजिए जो चुका नहीं पाएंगे। नेक्स्ट अप इज प्रिंसिपल ऑफ कलेक्शन ऑफ सेविंग्स। वेल, बैंक का काम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सेवर्स को और प्रोमोट करे, उनको और मोटिवेट करे कि सर और पैसा जमा कीजिए हमारे बैंक में। इस तरह से मोटिवेट करके वो लोग ओवरऑल इंडिया में जो डोमेस्टिक सेविंग्स है उसकी तादाद बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट अप इज प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ये लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बेसिकली एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके तहत बैंक्स अपनी पॉलिसी फॉर्मेशन करते हैं जिससे वो किसी को भी ऐरे गहरे नत्थु गहरे को लोन पास ना करे, लोन ना दे दे। क्योंकि अगर ऐरे गहरे नत्थु गहरे को लोन दे दिया गया तो पैसे डूबने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अगर आपको इस प्रिंसिपल को समझने के लिए या इस प्रिंसिपल पे मानना है कि इस प्रिंसिपल का सबसे ज्यादा मास्टरमाइंड कौन है, तो उसका एग्जांपल है HDFC बैंक। जी हां, HDFC बैंक इंडिया की नंबर 1 प्राइवेट बैंक है और इन्होंने इस प्रिंसिपल को बहुत सीरियसली लिया और इसीलिए आज ये नंबर 1 है।
एचडीएफसी बैंक किसी को भी लोन देने से पहले 100 बार सोचती है। वो ये श्योर करते हैं कि ये लोग पैसे लौटा पाएंगे भी कि नहीं। क्रेडिबिलिटी का ध्यान रखना, अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को इतना स्ट्रिक्ट बना के रखना, इसी ने इस बैंक को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया। याद रखिएगा, किसी भी बैंक के लिए इस तरह की लोन एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तभी आप सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाओगे जहां पे पैसे वापस आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट अप इज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। कोई भी बिजनेस चाहेगा कि उसके ऑपरेशनल कॉस्ट कम से कम हो। जब कोई बिजनेस चाहता है तो बैंक भी यही चाहता है। बैंक भी चाहता है कि उसके जो ओवरऑल खर्चे हैं वो कम से कम हो। नेक्स्ट अप इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ऑब्वियसली एक बैंक किसी को भी अगर कोई डिपॉजिट अकाउंट खोलती है तो बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उनके लिए सर्विसेज दे, वेदर इट बी करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। बैंक को सर्विस देना बनता है और यह सर्विस देना बैंक का एक प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी। इसका मतलब किसने बैंक में कितना पैसा डाला उसको सीक्रेट रखना बैंक का काम है। ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट मांगेगी डेटा तो देना ही पड़ेगा, बट फॉर एग्जाम्पल आप मेरे बैंक में जाकर के पूछोगे बताओ गौरव सर के अकाउंट में कितने रुपए हैं, आपको लगता है मेरी बैंक आपको जवाब देगी कि हाँ भाई गौरव सर के तो लाखों पड़े हैं? ऐसा होने वाला है क्या? नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि बैंक सीक्रेसी मेंटेन करती है। वो मेरे अकाउंट में कितने रुपए हैं ये मेरे अलावा किसी को भी नहीं बताएंगे, नॉट इवन माई फैमिली मेंबर्स। समझिए इस बात को। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्नाइजेशन। सर ये तो होना ही पड़ेगा। वो क्या बोलते हैं अपने द ओनली कांस्टेंट इज, या क्या था लाइन, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, ऐसा कुछ था लाइन, ठीक है। इसका मतलब यही है कि सर वक्त के साथ में बैंक्स को भी मॉडर्नाइज तो होना ही पड़ेगा। जैसे हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूं लास्ट 1-1.5 साल में एक अमेजिंग टेक्नोलॉजी पूरे बैंकिंग सेक्टर में आ गई जिसको हम कहते हैं यूपीआई। यूपीआई एक गजब की टेक्निक है जिसके थ्रू आप विद इन सेकेंड्स किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सोचिए क्या जबरदस्त टेक्निक है। अगर बैंक्स इसके लिए रेडी नहीं होगी, वो लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, मॉडर्नाइज नहीं होंगे, तो बैंक्स पीछे नहीं रह जाएंगी क्या? इसलिए बैंक्स का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि उनको वक्त के साथ में मॉडर्नाइज होना पड़ेगा, अपने को इतना केपेबल बनाना पड़ेगा कि पूरी इंडस्ट्री के साथ कंधे से कंधा मिला के चल पाए। स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि बैंक्स को अपने डिपार्टमेंट्स इस तरह से बांटने चाहिए और डिपार्टमेंट्स में हायरिंग ऐसे करनी चाहिए कि सारे डिपार्टमेंट अपने अपने काम में स्पेशलाइज करें। इस स्पेशलाइजेशन का फायदा सभी को होता है, इवन अपने ट्यूशन इंडस्ट्री में भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मोहित सर ने ये पहचाना कि गौरव सर बेहतर इकोनॉमिक्स पढ़ा सकते हैं, सो ही गिव मी इकोनॉमिक्स। उन्होंने देखा ये थ्योरी भी अच्छा पढ़ा लेगा तो मैनेजमेंट वगैरह। ऑब्वियसली उन्होंने मुझे मैथ्स पढ़ाने के लिए नहीं बोला, प्रोबेबली उन्होंने सोचा होगा कि मैथ्स में शायद गौरव की स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो उन्होंने मुझे मैथ्स नहीं बोला और मैथ्स आपको पढ़ा रहे हैं दूसरे सर। उसी तरह लॉ ऑडिट में मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं होगी तो मैं नहीं पढ़ा रहा। तो जिसकी जहां स्पेशलाइजेशन है वो वहीं पढ़ाएगा, तभी बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। और वही हमारा कांस्टेंट प्रयास रहता है। एंड ये सिर्फ हमारा नहीं, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रयास रहता है कि स्पेशलाइज करके मैक्सिमम एफिशिएंसी को अचीव किया जाए। नेक्स्ट है लोकेशन। बैंक के लिए लोकेशन बहुत मैटर करता है। बैंक वहीं पे ब्रांच खोलना चाहेगी जहां पे उनको कस्टमर्स ज्यादा से ज्यादा मिले। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन। हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना है कस्टमर्स के साथ में, ये बैंक्स के खून में है। और लास्ट है बैंक्स को पब्लिसिटी करना पड़ता है, बैंक्स को भी एडवर्टीज करना पड़ता है। अगर आपको ये खेला अभी तक नहीं समझ में आया तो जाइए घर के बाहर, आपको बंधन बैंक का कोई ना कोई ऐड जरूर दिख जाएगा दैट वी आर ऑफरिंग यू 7%। वैसे ही आईडीएफसी बैंक का आपको दिख जाएगा, कोटक बैंक का दिख जाएगा। तो ये सब कुछ बैंक्स हैं जो आपको सस्ते में या बेहतर सर्विसेज के साथ में अकाउंट्स प्रॉमिस कर रहे हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। तो ये पब्लिसिटी का भी काम करने का बैंक्स का है। तो इस तरह से हमने टोटल 14 प्रिंसिपल्स यहां पे देख लिए, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी वगैरह वगैरह देख करके काफी सारे प्रिंसिपल्स यहां पे देखे। आपका काम ऑब्वियसली यहां पे होगा कि आप इन प्रिंसिपल्स को बेहतर तरीके से समझें और याद भी करके रखें। याद करना पड़ेगा, इसको कोई उपाय नहीं है। चलिए, अपना प्रिंसिपल्स ऑफ कमर्शियल बैंक हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल्स ऑफ अ साउंड बैंकिंग सिस्टम। एक साउंड बैंकिंग सिस्टम किसी भी कंट्री का कैसा होना चाहिए? पहला, उस सिस्टम में लिक्विडिटी खूब होनी चाहिए। यह सिर्फ सिस्टम के ऊपर में नहीं, किसी बैंक के ऊपर में भी लागू हो सकता है। किसी भी बैंक में लिक्विडिटी होनी बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि कोई पैसा मांगने आए और आप बोले पैसा है नहीं, यह नहीं हो सकता। इसीलिए लिक्विडिटी होनी जरूरी है।
नंबर 2 है किसी भी बैंक को बेहतर करना है तो उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, इवन लोअर टीयर सिटीज में पहुंचना पड़ेगा। यानी कि छोटे से छोटे शहरों में भी पहुंचे अगर कोई बैंक तो उसे हम कहेंगे जबरदस्त बैंक है, अच्छी रीच है। थर्ड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट एंड लोन पॉलिसी। मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, ये वो पॉलिसी है जो आपको बेहतर लोगों को ही लोन देने में मदद करती है, पैसे डूबने के चांसेस कम हो जाते हैं। लास्ट है ह्यूमन फैक्टर। कोई भी बैंक के लिए ह्यूमन फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके कैसे एम्प्लॉइज है, किस तरह वो डील करते हैं कस्टमर से, ये बहुत मैटर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि क्रेडिट क्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे बैंक्स लोन्स देती हैं, डिपॉजिट्स कलेक्ट करती हैं और बेसिकली मनी सप्लाई किसी भी कंट्री में बढ़ाती है, ये हमने सीखा है। अब ये होना कैसे है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसको इंपैक्ट करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। पहला जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। सर समझिए मेरी बात और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बैंक के पास में अगर मान लो 1000 रुपए का डिपॉजिट आता है, मान लो किसी बंदे ने किसी बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट कराया, तो आपको क्या लगता है उस 1000 को पूरा का पूरा 1000 क्या डिपॉजिट किया जा सकता है या लोन के तौर पे दिया जा सकता है क्या बैंक के द्वारा? समझिए मैं फिर से सिचुएशन क्लियर कर रहा हूं। सपोज करो एक बंदा है जिसने जाकर के बैंक में 1000 रुपए जमा कर दिए। मेरा क्वेश्चन ये है क्या वो बैंक 1000 रुपए पूरा का पूरा किसी को लोन दे सकती है क्या? जवाब हां है या ना? जवाब है ना। नियम ये कहता है कि इस 1000 का कुछ परसेंटेज बैंक को आरबीआई के पास में जमा करना पड़ेगा, आरबीआई के पास में डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। समझिए कैश रिजर्व रेशियो इज बेसिकली a percentage of your total deposits which you will have to deposit with the RBI। एग्जाम्पल के तौर पे अभी करेंटली इंडिया में CRR का रेट चल रहा है 3%, ठीक है। अगर CRR 3% है इसका मतलब ये होगा कि अगर आपका 1000 रुपए डिपॉजिट किया हुआ है तो 1000 में से 3% आपको आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, यानी कि 30 रुपए जमा करने पड़ेंगे, तो बचे 970 ही। वो 970 आप किसी को लोन दो, वो बंदा भी लोन लेते ही ऑब्वियसली अपनी बैंक में डिपॉजिट कर देगा 970, तो अगेन वो 970 का डिपॉजिट हुआ, नया डिपॉजिट, अगेन उस पे भी 3% जमा होगा। ये होता रहेगा, जितनी बार डिपॉजिट आएगा बैंक में उतनी बार 3-3% करके जमा करते जाएंगे हम लोग। ये जो जमा किया जा रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। साधारण तौर पे अगर मैं बताऊं, हालांकि इसका पूरा फुल फ्लेजेड मैं कह सकता हूं सिस्टम मेंशन्ड है आपके मैट में, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं, बट आई एम प्रिज्यूमिंग कि ये आपको ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है स्कूल में। नहीं भी पढ़ा है तो बहुत आसान है, मैंने अभी आपको समझाया था कि 1000 रुपए किस तरह आगे से आगे सर्कुलेट होता रहता है। यहां पे सर्कुलेशन 1000 की नहीं होगी, पहला 1000 था, फिर वो 970 हुआ, फिर 970 800 900 समथिंग हो जाएगा और कम होगा, फिर ग्रेजुअली 800 समथिंग हो जाएगा, फिर 800 से और कम होते होते लास्ट में ये पैसा हो जाएगा 0। यानी कि जो इससे पहले मैंने आपको सिचुएशन समझाई थी 2000 की, फर्स्ट पेज में सिचुएशन समझाई थी, याद है? उसमें मैंने बोला था ये 2000 जमा होते ही जाएगा। रियलिटी में ऐसा नहीं होगा क्योंकि उस समय मैंने सीआरआर को अज्यूम नहीं किया था। अब सीआरआर अगर 3% है तो आपका जो बेस है वो घटते ही जाएगा। नॉनदलेस फिर भी काफी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और ये मनी सप्लाई बढ़ने में जो आपको मदद कर रहा है वो है कमर्शियल लेंडिंग एंड कमर्शियल डिपॉजिट्स। क्लियर है? बैंक जो डिपॉजिट या लेंडिंग कर रही है वो आपको मदद कर रहा है, पर हमारी जानकारी उस प्रोसेस को समझने में नहीं है। हमको ये जानना है कि भैया जो ये लेंडिंग का काम हो रहा है, ये जो क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है, इसमें सीआरआर पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है कि इनवर्सली? तो जवाब है इनवर्सली। सीआरआर जितना ज्यादा होगा बैंक्स को उतना ज्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, और आरबीआई के पास जितना ज्यादा जमा होगा उतना कम लोन दे पाएंगे, और जाहिर सी बात है जितना कम लोन उतना क्रेडिट क्रिएशन भी कम। तो सर सीआरआर जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है आपके क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस से। जितना सीआरआर बढ़ेगा उतना आपका क्रेडिट्स का अमाउंट कम होते जाएगा एंड आपका क्रेडिट क्रिएशन उतना स्लो होते जाएगा।
ये बात यहां लिखी हुई भी है that CRR is the minimum fraction of the total deposits of customers which commercial banks are required to hold as reserves either in cash or deposits with the central bank. बाप रे, यहां से लेकर के यहां तक तो CRR को ही समझाया गया है और अंत में यह बोला गया है कि क्रेडिट क्रिएशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू CRR, यानी कि CRR के बढ़ने से क्रेडिट क्रिएशन स्लो हो जाएगा और CRR के घटने से क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा. दिस इज हाउ CRR इंपैक्ट्स. नंबर 2, ऑब्वियसली ये अमाउंट ऑफ लोन गिवन पे इंपैक्ट करता है. सिर्फ क्रेडिट क्रिएशन इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि CRR क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है कि कमर्शियल बैंक्स लोन दे भी रही है कि नहीं. आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि जब कोई बहुत बड़ा क्राइसिस सिचुएशन आता है तब बैंक्स लोन ही नहीं देती किसी को, और जब लोन देगी ही नहीं तो क्रेडिट क्रिएट होगा ही नहीं. एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर व्हेन वी आर डिस्कसिंग दीज क्रेडिट्स. क्लियर है? क्रेडिट क्रिएशन. सिमिलरली डिपॉजिट्स का भी मेंटर करता है. डिपॉजिट जितने ज्यादा होंगे उतना क्रेडिट क्रिएट होगा. तो हमें यह पता है कि CRR, लोन्स और कैश डिपॉजिट तीनों ही इसमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हैं. लास्ट चीज है एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीज. अब यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी भी कोई लोन दिया जाता है तो उसको प्राइमरीली कोई ना कोई कोलैटरल के गिरवी रखने पे ही दिया जाता है लोन, ज्यादातर केस में. अब ऐसे में अगर किसी के पास में सिक्योरिटीज की कमी है तो अगेन लोन्स भी कम इशू होंगे. यानी कि टोटल जो एक्सेप्टेबल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज है, अगर वो ज्यादा है तो फिर लोन ज्यादा दिया जाएगा, अगर वो कम है तो लोन कम दिया जाएगा. तो ये भी नॉट डायरेक्टली लेकिन इनडायरेक्टली इंपैक्ट तो आपको एक क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस पे करता है. सो दीज आर 4 फैक्टर्स विच इंपैक्ट योर क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस. एक बार मेरे साथ में दोहराइए. पहला पॉइंट था CRR विच इनवर्सली इंपैक्ट्स योर क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि अगर CRR बढ़ा तो क्रेडिट क्रिएशन घटेगा. आपका सेकेंड पॉइंट था डिपॉजिट्स, थर्ड पॉइंट था लोन्स एंड फोर्थ पॉइंट था एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीज. आइए आगे बात करते हैं कि सेंट्रल बैंक किस तरह क्रेडिट कंट्रोल करती है. तो इनके सर 2 तरीके हैं. ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और क्वालिटेटिव टेक्निक्स दोनों की मदद लेती है. क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में 3 चीजें हैं. एक है बैंक रेट, दूसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, तीसरा है वैल्यूएशन या फिर में रिजर्व रेशियो. क्लियर है? ये CRR है एक तरह से, ठीक है ना. अब समझिए, सेंट्रल बैंक पहला जो इंपैक्ट कर सकती है वो है बैंक रेट को चेंज करके. इंडिया में इस बैंक रेट को हम लोग आमतौर पे रेपो रेट बोलते हैं. ये वो रेट है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स को RBI लोन देती है. समझिए, ये वो रेट है जिसपे कमर्शियल बैंक्स को पैसा मिलता है RBI की तरफ से. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं SBI हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हूं, मेरे को 100 करोड़ रुपए चाहिए और मैं अगर RBI से जाकर के मांगूं तो RBI मेरे से एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा उस रेट पे, और वो इंटरेस्ट रेट को ही हम लोग बैंक रेट या रेपो रेट बोलते हैं. ये जो हम लोग से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, क्या ये इंपैक्ट कर सकता है क्रेडिट क्रिएशन को? जी हां, कर सकता है. क्या कर सकता है RBI कि वो इस बैंक रेट को बढ़ा देगा. अगर बैंक रेट बढ़ जाएगी तो कमर्शियल बैंक्स को भी जो पैसा मिलेगा वो काफी एक्सपेंसिव मिलेगा, जिसके कारण वो भी आगे लोन शायद कम देंगे या फिर ज्यादा महंगे देंगे. जाहिर सी बात है, ये पूरे क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को स्लो कर देगा. यानी कि ये मैं कह सकता हूं कि अगर बैंक रेट्स बढ़ा दी जाएं तो आपका क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाएगा. यानी कि अगेन योर बैंक रेट्स आर आल्सो इनवर्सली रिलेटेड टू योर क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस. ये बात यहां पे क्लियरली लिखी है. द सेंट्रल बैंक कैन रेगुलेट बैंक रेट टू रेगुलेट लेंडिंग रेट्स टू द कमर्शियल बैंक्स. ये वो रेट्स हैं जो कि लेंडिंग के तौर पे काम आता है कमर्शियल बैंक्स के केस में. क्लियर है क्या? ये एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक है. क्लियर है? ये एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, लेकिन ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कमर्शियल बैंक्स अपनी फंडिंग के लिए RBI पे कितना निर्भर है. अगर एग्जाम्पल के तौर पे कोई बैंक है जिसको फंडिंग RBI से चाहिए ही नहीं, तो बैंक रेट को मैनिपुलेट करके उस बैंक को स्लो कर नहीं पाएगी RBI. एग्जाम्पल सीधा है. अगर मैं RBI हूं, आपकी बैंक है, ऐसा मान लीजिए, लेकिन आपको मेरे से फंडिंग चाहिए ही नहीं, तो फिर मैं चाहे जितना बैंक रेट को चेंज कर दूं, बढ़ा दूं, घटा दूं, जो भी कर दूं, मैं आपके क्रेडिट क्रिएशन को इंपैक्ट कर ही नहीं पाऊंगा. सो ये इसकी एक मैं कह सकता हूं डीमेरिट है. ये उन बैंक्स पे वर्क नहीं करेगा जो सेल्फ रिलायंट है और उनको RBI से कोई लोन की दरकार है ही नहीं. एज सिंपल एज दैट. नेक्स्ट अब है ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे सेंट्रल बैंक ट्रेजरी बिल्स को इशू करती है और रिडीम करती है. क्या करती है? इशू करती है और रिडीम करती है. इस तरह से मार्केट की लिक्विडिटी को इंपैक्ट किया जाता है.
सीधा सीधा समझाऊं तो जब आरबीआई ट्रेजरी बिल्स यानी कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को, गवर्नमेंट के बिल्स को जब इशू करती है मार्केट में, तो लोग अपना सारा पैसा उस बिल पे लगा देते हैं। इसका मतलब मार्केट से लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है। उल्टा भी हो सकता है, अगर आरबीआई चाहे तो वो इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को इशू नहीं करके रिडीम कर लेगा, और रिडेम्पशन करते वक्त जिन जिन के पास में वो सिक्योरिटी है उनको पैसे हाथ में दे दिए जाएंगे। ये पैसे दे देने से मार्केट में अचानक से लिक्विडिटी आ जाता है, और लिक्विडिटी आने से अगेन आपका क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस तेजी से बढ़ेगा। मैं लिखवा देता हूं इस चीज को, आप ऐसा लिख लीजिए। अगर इशू लाया जाए तो इससे लिक्विडिटी कम होती है एंड क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस भी स्लो हो जाता है। क्लियर सर? और वहीं पे अगर रिडेम्पशन लाया जाए तो इससे लिक्विडिटी बढ़ती है और क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस भी तेज होता है। इन दोनों पॉइंट्स को प्लीज लिख लीजिए आप। हालांकि ये सब चीजें अगेन कवर्ड नहीं है आपके लिए, आपको बस एक बेसिक आइडिया दिया हुआ है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन से ऐसा संभव है। फाउंडेशन लेवल पे इतना कभी आता भी नहीं, बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से एक एफर्ट दिया है ये समझाने में कि यहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वॉल्व है, उनको या तो इशू या तो रिडीम किया जाएगा। अगर इशू किया तो लोगों को उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसकी वजह से उनकी लिक्विडिटी कम हो जाएगी। लिक्विडिटी कम होने से कैश क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। लिक्विडिटी के केस में ठीक उल्टा होगा, रिडेम्पशन के टाइम पे लिक्विडिटी बढ़ेगी और लिक्विडिटी के बढ़ने से क्रेडिट क्रिएशन भी तेज हो जाएगा। एंड लास्ट है सीआरआर। ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर हम सीआरआर को बढ़ाएंगे तो इससे क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाएगा, और अगर हम सीआरआर को घटाएंगे तो इससे क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए यहां पे सिर्फ मैं नोट करा दिया आपको। क्लियर है सर? ये सभी हो गई अपनी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। नेक्स्ट है सर क्वालिटेटिव टेक्निक्स। यहां पे सेंट्रल बैंक स्पेसिफिकली आपको बोल देगा कि आपको किसको लोन देना है और किसको नहीं देना है। बैंक्स को विवश कर देगा, बैंक्स को बोल देगा किस पर्पस के लिए आप लोन दोगे और किस एरिया में दोगे, ये हम बताएंगे आपको। इस तरह से भी क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को ऑब्वियसली इंपैक्ट किया जा सकता है। ये खास करके इस तरह की टेक्निक्स यूज होती है डेवलपिंग कंट्रीज में, सच एज इंडिया। यहां पे कुछ स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में लोन देना अनिवार्य कर दिया जाता है, टारगेट्स बना दिए जाते हैं कि आपको इसमें देना ही पड़ेगा। इन टारगेट्स का पालन नहीं करने पे ऑब्वियसली पेनल्टीज वगैरह लगती हैं। तो इस तरह से भी सेंट्रल बैंक रेगुलेट कर सकती है सारी बैंक्स को। इसका एक टर्म भी है मॉरल सॉसन, जिसका मतलब ही यही है दैट द सेंट्रल बैंक विल रिक्वेस्ट द बैंक्स टू लेंड मोर और नॉट टू लेंड इन सम सेक्टर्स। यानी कि कुछ सेक्टर को ज्यादा लोन देने के लिए या कुछ सेक्टर्स को कम लोन देने के लिए दे कैन रिक्वेस्ट टू द बैंक्स। इसको हम लोग बोलते हैं मॉरल सॉशन। क्लियर है? सो ये हो गई अपनी दूसरी तरह की टेक्निक्स। ये सारे थे क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक। अब आइए थोड़ी बहुत जानकारी सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड भी हासिल कर ले। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वेल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑब्वियसली हमारे इंडिया की बैंकिंग सिस्टम की जान है। ये रेगुलेट करते हैं बाकी सारे बैंक्स को, वो बैंक्स भले ही प्राइवेट बैंक्स हो या फिर में पब्लिक बैंक्स हो, यानी कि एचडीएफसी बैंक हो या फिर एसबीआई हो, दोनों ही बैंक्स को रेगुलेट कौन करेगा? आरबीआई। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1935 में हो गया था। 1949 से इसको नेशनलाइज कर दिया गया और इसका नाम कर दिया गया आरबीआई। क्लियर है सर? ओके। इनके 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। टू मेंटेन इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी, इसका तात्पर्य थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन से है। किसी भी देश में पैसे की कीमत तभी बनी रहेगी जब उसमें इन्फ्लेशन कम रहेगा। सरकार का पहला यह उद्देश्य यह है कि आरबीआई को यह बोले कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ने मत देना, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो फिर किसी भी करेंसी का इंटरनल वैल्यू बहुत बुरी तरह लॉस होगा। इसका मतलब सीधा है, अगर इंडिया में ताबड़तोड़ इन्फ्लेशन आ जाए तो हम शायद 100 रुपए में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे। आज 100 रुपए में कुछ तो आता है, पर अगर इन्फ्लेशन आ गया तो हम 100 रुपए में कुछ भी नहीं ले पाएंगे।
यानी कि हमारे पैसे की वैल्यू धड़ाधड़ गिरनी शुरू हो जाएगी। ये ऑब्वियसली एक सेंट्रल बैंक नहीं चाहता, इसीलिए वो लोग इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी को दे विल ट्राई टू मेंटेन। नेक्स्ट अप इज टू प्रिजर्व द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। यहां हम रूपी बाई डॉलर यानी कि एक्सचेंज रेट्स की बात कर रहे हैं। हम ये भी चाहते हैं कि हमारे रूपी बाई डॉलर की जो एक्सचेंज रेट है वो एक पर्टिकुलर रेंज में बनी रहे। अभी इंडिया में करीब ये 76 के आसपास चल रहा है, हम नहीं चाहते कि ये यहां से 100 के आसपास पहुंच जाए, तो ऑब्वियसली इसको भी थोड़ा बहुत रेगुलेट करने का जिम्मेवारी सेंट्रल बैंक का है। देन प्राइस स्टेबिलिटी यानी कि अगेन इन्फ्लेशन से ही कनेक्टेड है ये। फिर टू प्रमोट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करने का काम भी आरबीआई का है। एंड लास्ट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना भी आरबीआई का काम है, यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट को बरकरार रखना यह भी आरबीआई का एक ऑब्जेक्टिव है। आरबीआई के बेसिक फंक्शंस क्या है सर? फंक्शन नंबर 1 है नोट इशू यानी कि करेंसी छापना, ये इनका काम है। दूसरा है बैंकर टू द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सीजी एंड एसजी दोनों के ही खाते आरबीआई में होते हैं। तो अगर आप पैसे कोई भी जमा करोगे कोई बैंक के अकाउंट में, यूजुअली जैसे हम लोग पीपीएफ वगैरह करते हैं, ये सब जो जितने भी पैसे हैं ये सब आरबीआई में जमा हो सकते हैं। गवर्नमेंट का जितना भी पैसा है वो सब कहां जमा रहेगा? आरबीआई में जमा रहेगा। अगर मान लो हमको किसी फॉरेन बैंक से या फॉरेन गवर्नमेंट से अगर हमें कोई फंडिंग मिलेगी तो वो भी फंडिंग कौन से अकाउंट में जाएगी? आरबीआई के पास। याद रखिएगा आरबीआई हम जैसे आम नागरिकों के लिए बैंक नहीं है, ये सिर्फ दो लोगों के लिए बैंक है, या तो बैंकर टू अ बैंक या फिर बैंकर टू द गवर्नमेंट। यानी कि ये सिर्फ बैंकों के लिए काम करेंगे या फिर में गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो ये बैंकर्स बैंक भी यहां कवर हो गया। लास्ट है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अगर आपको कहीं से पैसे नहीं मिल रहे हैं तो आरबीआई आपको लास्ट में पैसे बना के दे सकता है। ये गवर्नमेंट के लिए और बैंक्स के लिए बहुत सही तरकीब है। समझिए, अगर कोई बैंक है जिसके पास में फंडिंग का बहुत इशू हो रहा है तो वो आरबीआई के पास में जाएगा तो आरबीआई उसको लेंड कर देगा। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट को पैसे की दरकार है तो गवर्नमेंट भी आरबीआई के पास जा सकता है और लोन ले सकता है। ये आरबीआई फैसिलिटी देता है। नेक्स्ट है इट एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस। सभी बैंक्स जो आपस में इंटरैक्ट करती हैं, इन सभी का जो लेना देना है वो सब एक क्लियरिंग हाउस के थ्रू मैं कहता हूं डील होता है। किस बैंक को कितना चुकाना है एट द एंड ऑफ द डे दूसरी बैंक को, ये सारा काम एक क्लियरिंग हाउस करता है। इस क्लियरिंग हाउस का भी जो हेड है वो आरबीआई है। आरबीआई इंश्योर करता है कि इस क्लियरिंग हाउस से सारी बैंक्स के आपसी जितने भी डीलिंग्स हैं वो सारे सेटल हो जाएं। नेक्स्ट है कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट। ये तो आपको मैं पॉइंट पढ़ा के आ चुका हूं। आरबीआई चाहे तो क्रेडिट कंट्रोल कर सकता है, क्रेडिट क्रिएशन को कम बेसी कर सकता है। सो ऑब्वियसली दे आर कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट। नेक्स्ट अप इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स। जितना भी इंडिया के पास में डॉलर्स हैं, जितनी भी फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स हैं, ये सारे आरबीआई के पास में हैं। आरबीआई इसको घटाता बढ़ाता है, अपनी सहूलियत से इस पे मेंटेन करता है इसकी कस्टडी को। एंड लास्ट में मेंटेनिंग एंड स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट। वही सर रूपी बाई डॉलर की बात है। आरबीआई का काम ये भी है, आरबीआई का ये फंक्शन है कि हमारे रूपी बाई डॉलर की जो रेट है उसको स्टेबल रखे, उसको ज्यादा ऊपर नीचे ना होने दे। चलिए फाइनल टॉपिक है हमारा सेंट्रल बैंक्स वर्सेस कमर्शियल बैंक्स। ये हमारा एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। उसके बाद में विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, फिर हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आएंगे। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं सेंट्रल बैंक्स वर्सेस कमर्शियल बैंक्स। वेल, इस डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत ही सिंपल तरह से मैंने आपके सामने ये लिख दिया है। मैंने लिया ये आपके पूरे बुक से ही है लेकिन इजी कर दिया आपके लिए, तो ये पढ़ने में आपके लिए ज्यादा इजी होने वाला है। जैसे कि यहां पे अगर आप पॉइंट्स देखेंगे तो बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन जो है उसमें पहला है मॉनेटरी अथॉरिटी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का काम किसका है, कौन है जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है। तो वो सर फ्रेम करता है सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक का उसमें कोई काम नहीं है। डिसाइड करना मॉनेटरी पॉलिसी ये आरबीआई करता है, फॉलो उसको सभी को करना पड़ता है, यानी कि कमर्शियल बैंक को उसको पालन करना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव। तो सर कमर्शियल बैंक्स प्रॉफिट मोटिव होती है, यानी कि यस, लेकिन आरबीआई को प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसको बस रेगुलेट करना है, सो उसके लिए होगा नो। थर्ड है मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई शुरुआत कौन करता है? शुरुआत करता है अपना सेंट्रल बैंक, यानी कि प्राइमरीली जो मनी सप्लाई शुरू होती है वो शुरू होती है बिकॉज ऑफ द सेंट्रल बैंक, लेकिन बाद में मॉनेटरी सप्लाई पे कमर्शियल बैंक्स का भी रोल होता है थ्रू क्रेडिट क्रिएशन, इसलिए सेकेंडरी उनका नाम है। नेक्स्ट अप है सर्विसेज रेंडर्ड। तो सर सर्विसेज जो रेंडर होती है आरबीआई की तरफ से वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए और कमर्शियल बैंक्स के लिए रेंडर होती है, वो पब्लिक के लिए डील नहीं करती।
वहीं पे कमर्शियल बैंक्स के लिए देखें तो वो बाद बाकी सभी के लिए डील करते हैं, एक्सेप्ट फॉर कमर्शियल बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स। बाद बाकी जिसके भी खाते हैं वो सब कौन खोलते हैं? कमर्शियल बैंक्स। चांसेस ऑफ फेलियर, सेंट्रल बैंक का फेल होने का चांस काफी कम है, इसलिए मैंने लिखा है नेग्लिजिबल। वहीं पे अगर हम कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो फेलियर हो सकते हैं, पॉसिबल हैं। इसका अच्छा खासा एग्जांपल आपके सामने ऑलरेडी है, वो है यस बैंक। सर्विस टू पब्लिक, सर आरबीआई तो आपको सर्विस देने से रहा, सो यहां है नो, लेकिन कमर्शियल बैंक आपको सर्विस देगा तो उसके लिए लिखा है मैंने यस। नेक्स्ट अप इज ओनरशिप एंड मैनेजिंग अथॉरिटी। तो सर ओनरशिप आरबीआई में किसकी ओनरशिप होती है? गवर्नमेंट की। किसकी ओनरशिप होती है? गवर्नमेंट की। यानी कि आरबीआई जो कंपनी है उसमें किसके पैसे लगे हुए हैं? गवर्नमेंट के। सो इट इज स्टेट ओन्ड यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड। वहीं पे अगर हम कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो वो स्टेट ओन्ड भी हो सकते हैं या फिर प्राइवेटली ओन्ड भी हो सकते हैं। स्टेट ओन्ड का एग्जांपल होगा एसबीआई और प्राइवेटली ओन्ड का एग्जांपल होगा एचडीएफसी बैंक। लास्ट है नेचर ऑफ ऑपरेशन, लास्ट सेकंड एक्चुअली, नेचर ऑफ ऑपरेशन। तो सर आरबीआई का काम है करेंसी नोट्स इशू करना, वहीं पे कमर्शियल बैंक्स का काम है नोट्स इशू तो नहीं करना लेकिन क्रेडिट्स क्रिएट करना, क्रेडिट्स क्रिएट करना। एंड देन फाइनली वी हैव बेसिस ऑफ ऑपरेशन। तो सर जितने भी नोट्स आरबीआई इशू करती है उसकी बैकिंग करनी बहुत जरूरी होती है, यह बात ध्यान रखिए। हर नोट पे एक प्रॉमिस लिखी हुई रहती है, आई एम श्योर आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। वो प्रॉमिस आपको कहता है कि अगर सपोजिटली 100 रुपए का नोट है तो कहता है कि ये नोट जो भी बियरर है यानी कि जिसके पास में भी है हम उसको 100 रुपए की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। अब ये वैल्यू किस फॉर्म में होगी? दो तरह से होती है, एक होता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और इन द फॉर्म ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। और ये बात याद रखिए, ये सिर्फ वादा करने के लिए नहीं होता। आरबीआई को बाकायदा गोल्ड रिजर्व और फॉरेन करेंसी रिजर्व्स अपने पास में रखने पड़ते हैं बिफोर प्रिंटिंग एनी नोट्स। ये याद रखिएगा, नोट्स प्रिंट करते वक्त आरबीआई को यह इंश्योर करना पड़ता है कि उसके पास में बैकिंग में रिजर्व्स हो। ये गोल्ड और अपने फॉरेन रिजर्व्स हो सकते हैं। क्लियर है? सो मैं कह सकता हूं द बेसिस ऑफ ऑपरेशन ऑफ आरबीआई विच इज प्रिंटिंग ऑफ नोट्स इज एक्चुअली क्रिएशन ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। क्लियर है? वहीं पे अगर हम क्रेडिट मनी की बात करें तो उसका जो बेसिस होता है वो होता है ऑब्वियसली उसके डिपॉजिट्स। जितने ज्यादा डिपॉजिट्स होंगे उतने ज्यादा क्रेडिट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। वहीं पे अगर सेंट्रल बैंक की बात करें तो जितना ज्यादा गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होगा उतना ज्यादा हम लोग नोट्स भी प्रिंट कर सकते हैं। सो दीज वर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स बिटवीन सेंट्रल बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स। यहां तक आई होप आपने अच्छे से सभी चीजों को कवर किया, हमने काफी सारे पॉइंट्स यहां पे कवर किए। अब मैं आपको एक छोटा सा ब्रेक देने वाला हूं, छोटा सा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 2-2.5 पन्ने हमें और पढ़ने हैं तो वो हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर जस्ट 2 मिनट्स ब्रेक। एक शॉर्ट ब्रेक आपको दूंगा और उसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे यहां से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना। मैंने क्लास की शुरुआत में ही आपको बोला था कि फर्स्ट हाफ जो कि बड़ा सेक्शन है उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं अबाउट बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक्स, दैट्स इट। अब हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें से कुछ इंडियन इंस्टीट्यूशंस होंगे और कुछ इंटरनेशनल। तो उन सभी के बारे में 2 मिनट के ब्रेक के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेक के बाद में, ठीक है? तो लेट्स टेक अ 2 मिनट्स ब्रेक, विल मीट देयर आफ्टर। चलो चलो, ब्रेक ब्रेक ब्रेक।
चलिए, ब्रेक के बाद में आप सभी का अगेन स्वागत है। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जिसमें से कुछ हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और कुछ इंटरनेशनल। अब देखिए, यहाँ पे देयर इज अ लॉट टू रीड हियर एंड देयर इज अ लॉट टू रिमेंबर। आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी इस सेक्शन में, बट प्राइमरीली सभी चीजें काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ज्यादा कुछ इसमें समझने का नहीं है, बट देयर आर अ फ्यू फैक्ट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। कैसे अप्रोच करेंगे हम इसको, आइए देखते हैं एक बार। सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के नाम आने वाले हैं, जैसे कि वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद IFCI, जिसका फुल फॉर्म हो गया इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम था कि इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करे। इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करेंगे यानी कि लोन्स या तो लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म ही होने वाले हैं। इंडस्ट्रीज को यूजुअली शॉर्ट टर्म लोन्स की दरकार होती भी नहीं। इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया गया जिसका नाम रखा गया IFCI। ये बहुत पुरानी बात है, ये 1948 की बात है, जब इंडिया जस्ट आजाद हुआ था और हमें इंडस्ट्रीज की दरकार थी, बट इंडस्ट्रीज को भी फाइनेंस की दरकार थी और उसके लिए इसका मैं कह सकता हूं एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इसका मेन काम यही था कि मीडियम या लॉन्ग टर्म लोन्स दिए जाएं इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, उनके शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदे जाएं। इसके अलावा कोई फॉरेन करेंसी लोन किसी इंडस्ट्री को चाहिए तो वो भी उसको दिया जाए, और अगर कोई इंडस्ट्री को कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करना है तो उसके लिए भी IFCI ने मदद करने का वादा किया। जिस तरह IFCI बना उसी तरह SFC भी बना थोड़े दिन बाद ही 1953 में। जिस तरह इंडस्ट्रीज के लिए बना IFCI, उसी तरह स्टेट में इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए, पर्टिकुलर स्टेट वाइज इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए बने SFC, विच इज स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इनका काम यही था, या आज भी इनका काम यही है कि ये यहां पे इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट को, प्रत्येक स्टेट में इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस करे। ये फाइनेंस यूजुअली मीडियम या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को करते हैं। एंड आज इंडिया में तकरीबन 18 SFC है। 1953 से ये चालू है। 18 स्टेट्स में ये SFC का ऑलरेडी एस्टैब्लिशमेंट होया हुआ है, जहां वो लोग मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करते हैं। इसका नाम हो गया SFC यानी कि स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट आया सर आपका ICICI। जी हाँ, ये वही है जो अपना बैंक है। उसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये जब पहले बना था तो ऑब्वियसली ये इंडस्ट्रियल क्रेडिट्स वगैरह के लिए ही बना था, यानी कि इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करने के लिए ही बना था। बट ग्रेजुअली इसके काफी सारे मैं कह सकता हूं ऑब्जेक्टिव्स बदले गए। 1955 में ये एस्टैब्लिश हुआ, लेकिन आज की डेट पे ये एक प्राइवेट बैंक बन करके रह गया है। इसका नाम था ICICI, विच इज इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अप इज SIDC। SIDC का फुल फॉर्म हो गया स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अगेन वेरी सिंपल, स्टेट लेवल पे ये कॉर्पोरेशंस है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इनको बनाया गया था। SIDC काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारे इंडियन इकोनॉमी का, जिन्होंने स्टेट लेवल पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काफी काम किया। 1980 से SIDC का निर्माण हुआ और इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करे स्टेट लेवल पे। इसका नाम है SIDC, विच इज स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट अप इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। UTI की ऑफिस अपने कलकत्ते में भी है। अगर कोई NS रोड वगैरह जाए तो उसको UTI की ऑफिस दिख जाएगी वहां पे। तो UTI का काम बेसिकली मैं कह सकता हूं बैंक जैसा ही था। जब बहुत ज्यादा बैंकें नहीं थी तब UTI का मैं कह सकता हूं कि फॉर्मेशन हुआ था, और UTI का काम यही था कि छोटे छोटे लोगों को सेविंग्स के लिए मोटिवेट किया जाए और उनकी सेविंग्स का एक अकाउंट बना करके ऑब्वियसली सारी सेविंग्स को इकट्ठा किया जाए। एस्टैब्लिशमेंट 1964 में हुई, जब ज्यादा बैंक्स नहीं थी, दूर दूर तक बैंक्स नहीं थी, तब UTI बैंक्स के जैसा ही काम करता था। दे वर रिक्वायर्ड टू मोबिलाइज द सेविंग्स ऑफ रिलेटिवली स्मॉल इन्वेस्टर्स। छोटे छोटे इन्वेस्टर्स की सेविंग्स को मोबिलाइज करना, यानी कि पैसा लेकर के बाद में उनको प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स करने वालों को लेंड करना, यही UTI का काम था। देखा जाए तो कमर्शियल बैंक्स का भी मोटा मोटी यही काम होता है। सो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटिंग इनका काम नहीं है। इसका नाम है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, विच इज UTI। नेक्स्ट है सर अपना IDBI। जी हाँ, ये भी आपका नाम सुना हुआ है। इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगेन बात समझ में आ रही है कि ये भी इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए ही आया था। इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1964 में हुई, जब ये एक सब्सिडरी थी RBI की। क्लियर है? 1976 तक ये सब्सिडरी रही RBI की। 76 के बाद में इसको अपना एक ऑटोनॉमस कॉर्पोरेशन बना दिया गया। इसको ऑटोनॉमी के साथ में ऑपरेट करने के लिए बोला गया। आज तक इनफैक्ट पहले तो कुछ खास ही एविडेंट था, तब IDBI के कुछ ये 4-5 रोल्स थे, जैसे कि नंबर 1, इनको कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट कराना था अमंग्स वेरियस इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।
यानी कि जितने भी इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपस में बढ़िया से कोऑपरेट करें, एक हार्मनी के साथ में रहें। इसका मेन फंक्शन जो था वो आईडीबीआई के ही जिम्मे था। नेक्स्ट था, किसी इंडस्ट्रियल यूनिट को अगर डायरेक्ट फाइनेंस की दरकार है, अगर पैसे की दरकार है, तो उसको भी आईडीबीआई प्रोवाइड कर सकता था। आईडीबीआई वीकर इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बचाता था बाय प्रोवाइडिंग देम डेवलपमेंट असिस्टेंट फंड, यानी कि जिन इंडस्ट्रीज में कोई प्रॉब्लम है, रेडिकल चेंजेस की दरकार है, उनको कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, वहां पे डेवलपमेंट असिस्टेंट फंड के द्वारा उनको वापस रिहैबिलिटेट कराने का काम भी आईडीबीआई का ही है। इसके अलावा आईडीबीआई का काम है कि हम लोग मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स करें, यानी कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स पुराने हैं, जिनमें मशीनरी पुरानी है, उनको मॉडर्नाइज करें, क्रिएट करें, एक्सपैंड करें अंडर प्राइवेट सेक्टर। ये खास बात है, ये प्राइवेट सेक्टर के तहत ये सारा काम हो रहा है। यहां पे हम लोग पब्लिक सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को अगर कभी भी किसी इंडस्ट्री को प्रॉब्लम होती है, उसको मॉडर्नाइजेशन करने का या एक्सपेंशन करने के लिए फंडिंग चाहिए, तो वो फंडिंग कहां मिलेगी? आईडीबीआई के पास में। देन वी हैव एक्सपोर्ट फाइनेंस, तो एक्सपोर्ट फाइनेंस के केस में भी आपको आईडीबीआई मदद करेगा। सिमिलरली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के केसेस में एक्सिम बैंक भी आपको काफी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ये सारी फैसिलिटीज 1982 के बाद में मिलनी शुरू हुई, जो कि हर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को मिल जाती है, जैसे कि एक्सपोर्ट री डिस्काउंटिंग, रीफाइनेंसिंग ऑफ सप्लाई क्रेडिट, बल्क इंपोर्ट फाइनेंस, फॉरेन करेंसी प्री शिपमेंट क्रेडिट, प्रोडक्शन इक्विपमेंट फाइनेंस प्रोग्राम एंड बाटा। ये सारे जितने भी आपको स्कीम्स दिख रहे हैं, ये बेसिकली किसी भी एक्सपोर्टर को या किसी भी इंपोर्टर को क्रेडिट्स प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिट्स का मतलब हो गया लोन्स देना। समझिए, किसी भी इंपोर्टर या किसी भी एक्सपोर्टर को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स के लिए पैसों की दरकार पड़ती है। इस पैसे को लेकर के उनको लोन्स चाहिए होते हैं। ये सारे लोन्स उनको कौन दे सकता है? एक्सिम बैंक। ये एक्सिम बैंक कई तरह की अलग अलग फैसिलिटीज हैं, जिसमें ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्काउंट करते हैं, कभी डायरेक्ट लोन्स देते हैं। इन अलग अलग स्कीम्स में ये अगेन एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को मदद करते हैं। दिस इज व्हाट एक्सिम बैंक डज। नेक्स्ट आया सर अपना नाबार्ड। नाबार्ड इज नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाम से ही समझ में आ रहा है, यहां पे मेजर जो काम होने वाला है वो है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। यानी कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर लोन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना था 1982 ऑनवर्ड्स, तो वो नाबार्ड को जिम्मा सौंपा गया। ये नाबार्ड क्या है समझिए, ये एग्रीकल्चरल क्रेडिट की एपेक्स बॉडी है। इसका मतलब सर्वश्रेष्ठ यही बॉडी है एग्रीकल्चरल लोन्स के लिए। यानी कि कितना एग्रीकल्चरल लोन देना है, किस टर्म्स में देना है, ये सारा डिसीजन लेने का काम नाबार्ड का है। क्लियर है? नाबार्ड देखा जाए तो पहले ये सारा काम आरबीआई के तहत ही होता था। आरबीआई में देयर वाज अ एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट, जो कि एग्रीकल्चरल लोन्स पे डिसीजन लेता था। लेकिन उसके बाद में इसको अलग कर दिया गया, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया नाबार्ड। आज की डेट पे नाबार्ड ही डिसाइड करता है कि किस तरह से हम लोग का ये सारा एग्रीकल्चरल लोन्स दिया जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा नाबार्ड का एक और खास बात यह है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जो एग्रीकल्चरल लोन देते हैं उनको फाइनेंस करने का काम नाबार्ड का है। आमतौर पे जितने भी हमारे एग्रीकल्चरल लोन्स हैं वो या तो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी देती है, या तो कमर्शियल बैंक्स देते हैं, या फिर आरआरबीज देते हैं। तो इनको पैसा कौन देगा? इनको पैसा देगा नाबार्ड। सो नाबार्ड का काम है एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स को रेगुलेट करना और उनके लिए फाइनेंस करना जो इन एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स को आगे पास ऑन करते हैं। ये हुआ अपना नाबार्ड। नेक्स्ट है एलआईसी। एलआईसी के बारे में हम सब भी जानते हैं। एलआईसी एक इंश्योरेंस कंपनी है और ये स्टेट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी है। 1956 से ये एस्टैब्लिश्ड है और इसको जब एस्टैब्लिश किया गया था तो 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को मर्ज करके ये एक सिंगल कंपनी बनाई गई थी। अनडाउटेडली आज के दिन भी एलआईसी सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है जिसका मार्केट शेयर 50% से भी ज्यादा है। छोटी बात नहीं है ये। सो ये था अपना एलआईसी। जिस तरह एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस की दुनिया में नंबर 1 है, उस तरह जीआईसी भी काफी नाम की हुई कंपनी है। जीआईसी में कई सारी कंपनियां मिलकर के जीआईसी बनाती है। ये भी स्टेट ओन्ड है कंपनी, लेकिन यहां पे लाइफ इंश्योरेंस नहीं दिया जाता, यहां पे जनरल इंश्योरेंस या फिर नॉन लाइफ इंश्योरेंस दिया जाता है। यानी कि आग के लिए या फ्लड के लिए ये सब टाइप के जितने भी अपने मैं कह सकता हूं अपने इंश्योरेंसेस होते हैं, वो इंश्योरेंसेस प्रोवाइड करने का काम है जीआईसी का, जिसका पूरा नाम है जनरल इंश्योरेंस कंपनी। 1972 में इस कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट हुई और इनका काम मेन यही है, नॉन लाइफ या जनरल इंश्योरेंस में डील करना।
नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन इज सेबी। सेबी को हम लोग इंडिया में बोलते हैं वॉच डॉग ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट। इसका मतलब इंडिया में अगर कोई कंपनी है जो कि लिस्टेड है तो उस पूरी कंपनी के ऊपर में या सभी लिस्टेड कंपनीज के ऊपर में रेगुलेट करने के लिए सेबी का निर्माण हुआ। सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1988 से ये सर्व कर रहा है इंडिया में और इसका मेन काम यही है कि स्टॉक मार्केट और अदर सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना। क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से सारे के सारे हम लोगों ने नेशनल लेवल पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कवर कर लिया है। अब बारी है इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पे जो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने आ रहा है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। नाम से ही समझ में आ रहा है ये एक यूनिक बैंक है जो कि एशियन पैसिफिक रीजन में ऑपरेट करता है। इसका काम है एशियन रीजन को मैं कह सकता हूं और डेवलप करना और आगे बढ़ाना। क्लियर है? खास करके देखा जाए तो एशियन पैसिफिक रीजन में ना पॉवर्टी एक बहुत बड़ा मसला रहा है। इस बैंक का मेन उद्देश्य ही वही है कि हमको पॉवर्टी पूरी तरह से खत्म करना है। ये 1966 में एस्टैब्लिश हुई थी। इसका मेन काम यही था कि हम प्रमोट करना चाहते हैं सोशियो एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यानी कि हम इकोनॉमिक आधार पे एज वेल एज सोशल आधार पे हर देशों को, हर एशियन कंट्री को हम सक्षम करना चाहते हैं। इनका मेन उद्देश्य यही था। इसके हेडक्वार्टर्स फिलीपींस में है और इसका मेन काम आज की डेट पे यही है पॉवर्टी रिडक्शन, यानी कि एशिया में अगर कोई ऐसी कंट्री है जो भूखमरी से मर रही है, जहां पे लोग ज्यादातर पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, तो उस पूरी कंट्री को एक तरह से अडॉप्ट करने का काम अपना एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, विच इज ADB। नेक्स्ट आया सर IMF। नाम सबने सुना है, इट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम यह है कि जितनी भी कंट्रीज हैं जो आपस में ट्रेड करती हैं, वो आपस में जब ट्रेड करती हैं तो ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली सेटल करें। फॉरेन करेंसी से रिलेटेड अगर कोई लेन देन है तो वो भी सेटल हो जाए। आपस में बेसिकली पैसे को लेकर के कोई लड़ाई ना करे। इसके अलावा अगर कोई कंट्री है जो कि डेफिसिट में चल रही है, डेफिसिट का मतलब है जिनके पास में पैसे की कमी है, इसमें इंडिया एक वंडरफुल एग्जांपल है, अनफॉर्चुनेटली लेकिन है। इंडिया की गवर्नमेंट टैक्स कम कलेक्ट कर पाती है लेकिन खर्चे ज्यादा करती है। ऐसे में हम लोग डेफिसिट में रहते हैं, तो हमको डेफिसिट को पूरा करने के लिए कहीं बाहर से कोई लोन अगर लेना पड़े तो IMF इज अ वेरी गुड कंटेस्टेंट। हम चाहे तो IMF को जाकर के रिक्वेस्ट कर सकते हैं, IMF कैन लेंड अस अ लोन। तो बेसिकली IMF के दो काम हुए यहां पे। पहला, सभी के बीच में भाईचारा मेंटेन करके रखना, आपस में जितना भी पैसे का लेन देन है उस चीज पे रेगुलेट करना, सारी कंट्रीज आपस में झगड़ नहीं ले, उस चीज का ध्यान रखना। नंबर 2, किसी अगर कंट्री के पास में डेफिसिट है तो उसको फाइनेंस करने का काम भी IMF करती है। ये 1947 से IMF का मैं कह सकता हूं एस्टैब्लिशमेंट हुआ और इसका काम यही था दैट इट वांट्स टू एडमिनिस्टर अ कोड ऑफ फेयर प्रैक्टिस इन द स्फीयर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सब आपस में फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग के दौरान फेयर प्रैक्टिसेस करें, उससे रिलेटेड इनका काम है। दूसरा, ये लोन्स भी देते हैं ऐसी इकोनॉमीज को जिनमें फिलहाल टेम्पररी डेफिसिट चल रहा है, जिनके बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई किल्लत है, उनको फाइनेंस करने का काम IMF का है। IMF का नाम लें तो हम लोग को SDRs का नाम लेना जरूरी है। अब SDRs क्या है सच बताऊं तो आपकी बुक में ढंग से एक्सप्लेन्ड नहीं है, मैं भी ज्यादा डिटेल्स में जाऊंगा नहीं, लेकिन ऐसा समझिए कि SDR बेसिकली ना IMF के द्वारा बनाई हुई एक करेंसी है। ठीक है, IMF के द्वारा बनाई हुई एक करेंसी है, लेकिन ये करेंसी के तौर पे ऑपरेट नहीं करती। जी हां, जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है, ऐसा सिचुएशन है। एक्चुअल में क्या हुआ इसके पीछे की मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको समझा देता हूं। देखिए, पहले क्या होता था कि जितने भी देश हैं आपस में जब डीलिंग करते थे तो बहुत परेशानी होती थी कि फॉरेन करेंसी को बार बार कन्वर्ट कर करके ना पे करना पड़ता था एक कंट्री को दूसरी कंट्री में। आपस में लेन देन में ना बहुत खींचा होता था कि हम लोग अपनी एक्सचेंज रेट क्या रखें, कैसे डील करें, क्या करें वगैरह, बहुत झमेला होता था। तो IMF ने क्या किया, उसने एक नई करेंसी बना दी। अब एक्चुअल में ये करेंसी बना तो दी गई है, पर ये सिर्फ बुकिश करेंसी है। ये करेंसी एक्चुअल में मार्केट में आपको नजर नहीं आएगी। जितनी भी कंट्रीज IMF के मेंबर्स हैं उन सभी के पास में जो पैसे का मैं कह सकता हूं जो रिजर्व्स का वैल्यू होता है उसको हम SDR के यूनिट में मेजर करते हैं। कोई ऐसे नहीं बोलता कि हमारे पास इतने डॉलर्स हैं या हमारे पास इतना येन है या हमारे पास इतना यूरोस है, कोई ऐसे नहीं बोलता। सब बोलते हैं हमारे पास इतने SDRs हैं। आपस में लेन देन भी बड़ा आसान हो गया जब से SDRs आया। अगर एक कंट्री को दूसरी कंट्री को कुछ पे करना है तो उनको बार बार करेंसी रेट वगैरह के झमेले में नहीं जाना होगा।
सीधा डीलिंग होती है एसडीआर के बेसिस में, कितने एसडीआर चुकाने हैं भैया, इतने एसडीआर चुकाने हैं, तो एक कंट्री दूसरे कंट्री को एसडीआर चुका देती है, बात खत्म। ये एसडीआर बेसिकली मैं कह सकता हूं कि सभी कंट्रीज में आपस में हार्मनी मेंटेन रहे, कोई फॉरेन एक्सचेंज को लेकर के झगड़े ना, इसके लिए एसडीआर बनाए गए। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये कोई करेंसी नहीं है, लेकिन ये एक यूनिट ऑफ अकाउंट जरूर है। ये आपस में सबके ट्रेड सेटल करने में मदद जरूर करता है। इसका आज की डेट पे जो वैल्यू है वो कैसे पता करते हैं, इसके लिए हम लोग वर्ल्ड की 5 बड़ी करेंसीज को लेकर के एक बास्केट बनाते हैं और उस बास्केट का वेटेड एवरेज करके हम लोग इसकी वैल्यू एसरटेन करते हैं। अगेन ये सारी बातें आपके बुक में नहीं है, तो आप सिर्फ सुनिए अपनी जानकारी के लिए, और आपको दरकार नहीं है। ये जो 5 कंट्रीज है इसमें ऑब्वियसली यूएस की करेंसी है यानी कि डॉलर्स है, यूके की है यानी कि स्टर्लिंग पाउंड है, इसके अलावा अपनी यूरोज है, जापानीज येन है और चाइनीज करेंसी भी है। इन 5 करेंसीज का वेटेड एवरेज करके हम लोग एक वैल्यू निकालते हैं एसडीआर की, और इसी वैल्यू के हिसाब से सभी देश आपस में एक्सचेंजेस करते रहते हैं। इससे फायदा यह हुआ कि सभी को अपने जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनको लिमिटेड रखना पड़ा, गोल्ड रिजर्व्स को भी लिमिटेड रखना पड़ा। आपस में किसी भी कंट्री को लेन देन करने के टाइम पे गोल्ड को भी ट्रांसफर करने की दरकार नहीं पड़ी। किसी को भी अगर पैसा लेन देन करना है तो गोल्ड ट्रांसफर करने की दरकार नहीं है, जो भी ट्रांसफर होगा वो सीधा एसडीआर के फॉर्म में हो जाएगा। अगेन एसडीआर के टॉपिक पे बहुत सारी बात है करने को, लेकिन लिमिटेशन है, अपने बुक में ज्यादा इसका डिटेल कवर्ड नहीं है, इसलिए मैं भी कुछ कम लिख करके लेके आया हूं। समझिए इधर एसडीआर क्या है, ये 1969 में आईएमएफ ने इंट्रोड्यूस किया था। ये एक स्पेशल करेंसी है बट करेंसी नहीं है, ये स्पेशल करेंसी है लेकिन करेंसी नहीं है। इट इज इशूड बाय आईएमएफ। इसको 2 रीजन से बनाया गया था। रीजन नंबर 1 ये है कि वर्ल्ड भर में गोल्ड का शॉर्टेज होने लग गया था, जिसके कारण रिजर्व्स रखना मुश्किल हो गया था, तो उस शॉर्टेज को खत्म करने के लिए एसडीआर को बनाया गया। दूसरा, गोल्ड को नेशनल बाउंड्रीज में बार बार एक्सचेंज करना पड़ रहा था, तो वो भी काम बंद हुआ जब से एसडीआर आए। तीसरा पॉइंट, आई वुड से इट इज नॉट अ रीजन बट इट्स अ एक्स्ट्रा पॉइंट, आप इसको नोट की तरह लिख सकते हैं, और नोट यही है कि एसडीआर को कई बार पेपर गोल्ड भी बोला जाता है, क्योंकि जो काम हम गोल्ड से करते थे उसको अब पेपर से करने लग गए हैं, इसलिए एसडीआर को अब हम नाम दे देते हैं पेपर गोल्ड। क्लियर है? नेक्स्ट अप इज सर अपना वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक सब जानते ही हैं। वर्ल्ड बैंक 1947 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वर्ल्ड वॉर के बाद में जो सभी कंट्रीज में बहुत बुरी तरह से आपदा आई थी, बहुत बुरी तरह से सभी कंट्रीज को प्रॉब्लम हो गई थी, उन सभी को रीडेवलप करने के लिए जो लोन्स की दरकार थी उसके लिए वर्ल्ड बैंक को बनाया गया। वर्ल्ड बैंक का काम था कि जिन जिन कंट्रीज में बहुत ही बुरी लेवल पे डिस्ट्रक्शन हुई है उनको वापस खड़ा किया जाए, उनको वापस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए लोन्स दिए जाएं। ये लोन्स वर्ल्ड बैंक ने दिए और बहुत ही सस्ते रेट में सभी कंट्रीज को दिए। वर्ल्ड बैंक ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से बना, वहां पे इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1947 में, और इसका मेन काम यही था कि ये मेंबर कंट्रीज को रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद कर रहा था पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्लियर है? वर्ल्ड बैंक का ही एक छोटा सा हिस्सा है, मैं कह सकता हूं, वो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये वर्ल्ड बैंक के साथ में अफिलिएटेड है। इनका काम क्या है, ये 1960 में सब फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप हुए थे, और इनका मेन काम ये है कि जो भी देश जहां पे बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी लाइन के नीचे जनसंख्या है उन देशों को खड़ा करना, उन देशों को डेवलप करना इनका काम है। वर्ल्ड बैंक बहुत ही सस्ते में सबको लोन देते हैं। ये आईडीए तो उससे भी ज्यादा सस्ते लोन्स देते हैं, क्योंकि ये डील भी ऐसी कंट्रीज से कर रहे हैं जो भूखमरी से मर रहे हैं, जिनके यहां पे लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। सो दे ट्राई to establish these countries by providing them with loans। ये लो डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं उनको ये लोन्स वगैरह देते हैं ताकि वो लोग अपनी कंट्री को डेवलप कर पाए। यहां पे पर कैपिटा इनकम का एक नियम है, वो है $520। अगर $520 के नीचे, ठीक है, और ये 520 1975 से तय है, तो $520 के नीचे नीचे जिस जिसकी इनकम है उनको हम लोग पर कैपिटा इनकम में गिनते हैं। अगर उससे कम है तो उन कंट्रीज को ये लोन्स दिए गए। ये लोन्स दिए गए बाय आईडीए 1960 से ये एस्टैब्लिश्ड है, और इनके लोन्स वर्ल्ड बैंक से भी चीपर लोन्स हैं। वर्ल्ड बैंक जितनी मेरी जानकारी है बहुत सस्ते लोन्स देता है, लेस देन 1% इंटरेस्ट चार्ज करता है। सोचिए आईडीए उससे भी ज्यादा सस्ता अगर टर्म्स पे लोन्स दे तो क्या बात है। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने अगेन उन कंट्रीज को मदद की जो बिलो पॉवर्टी लाइन एग्जिस्ट करते हैं। सो बस ये थे अपने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हमने वर्ल्ड बैंक, आईडीए सारी चीजें कवर कर ली।
मैंने मोटा मोटी सबके बारे में जो मेन सार है वो भी आपको समझा दिया है, बट अगेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला जो हिस्सा है वो आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। 2 से 3 बार आपको इसको देखना होगा और ओवरऑल आपको समझ में आ जाएगा कैसे इसको करने का है, कैसे इसमें सवाल आने वाले हैं। क्लियर है? तो मोटा मोटी आपका ये इकोनॉमिक्स वाला जो सारा सेक्शन है वो यहां पे कंप्लीट हो गया है एंड दैट्स इट। सो दिस चैप्टर इज डन। अब नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर क्लास नंबर 3 में, जो कि इसके बाद वाला चैप्टर है। कुछ लोगों ने शायद पहले कर लिया होगा वो क्लास, तो उनको अब करने की दरकार नहीं है। सो दैट्स इट, दिस इज डन। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें एंड खुद की सेहत का ध्यान रखें। सी यू देन, बाय बाय।